दोस्तों मोहम्मद रफ़ी साहब ने इसी तरह के दर्द भरे ना जाने कितने एक से बढ़कर एक गाने गाए हैं। दोस्तों दर्द भरे गानों को ऊंचे सुर में गाने में भी रफ़ी साहब की गजब की महारत हासिल थी। उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊं न तू ज़मीं के लिए है न आसमां। रफ़ी साहब जिस दौर में गायकी कर रहे थे वह दौर हिंदुस्तानी फिल्मी संगीत के बचपन का दौर था। महान गायक कुंदन लाल सहगल सभी गायकों के प्रेरणा स्रोत हुआ करते थे, चाहे मुकेश चंद्र माथुर जी हों, चाहे मोहम्मद रफ़ी साहब हो या फिर चाहे किशोर कुमार जी हों। ये सभी के.एल. सहगल के वट वृक्ष से निकले अलग अलग शाखाओं की तरह थे। लेकिन रफ़ी साहब ने अपनी गायकी से जैसा इम्प्रोवाइजेशन किया वैसा कोई नहीं कर सका, फिर चाहे वह दर्द भरे गाने ही क्यों ना हों। आपके पहलू में आकर रो दे। आज पुरानी राहों से को याद न जाए। दर्द भरे गानों में यह अदायगी उस दौर में और भी ज़्यादा कठिन इसलिए थी क्योंकि उस समय गायकों के पास कोई रेफरेंस नहीं हुआ था। उनके पास कोई ऐसी गुंजाइश नहीं थी कि वह किसी और का गाना सुनकर सीख लें। ना तो इंटरनेट हुआ करता था, ना रिकॉर्डर, ना कैसेट प्लेयर। दोस्तों 1968 में आई फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त में धर्मेंद्र पर फिल्माया गया रफ़ी साहब का एक ऐसा ही दर्द भरा गाना है जो कि अनमोल है, जिसे आज की तारीख में कल्ट का दर्जा हासिल है। हुई शाम उनका ख्याल आ गया। यह एक ऐसा गाना है जिसे पहली बार गाने के बाद खुद रफ़ी साहब भी संतुष्ट नहीं हुए थे। संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से रिक्वेस्ट करके इस गाने को दोबारा रिकॉर्डिंग करवाई थी। क्या है इस गाने की खासियत, क्या और इस गाने की रिकॉर्डिंग की कहानी, यही आज हम बताने वाले हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं 1968 में आई फिल्म शर्मिला टैगोर और धर्मेंद्र की मेरे हमदम मेरे दोस्त की। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी ने इस फिल्म के लिए 6 गाने लिखे थे। रफ़ी साहब ने 3 और लता मंगेशकर जी ने 4 गाने गाए थे। सभी गाने शानदार बने थे, लेकिन रफ़ी साहब का गाया हुआ एक दर्द भरा गाना सुनने वाले के दिलों को चीर देता था। रफ़ी साहब के दीवानों ने और हिंदी फिल्म गानों के चाहने वालों ने तो इस गाने को खूब पसंद किया ही, लेकिन यह संगीत के जानकारों के लिए भी एक मिसाल बन गया। सभी जानते हैं और मानते हैं कि रफ़ी साहब अपने आप में गायकी के एक विश्वविद्यालय हैं। हर बार उनकी गायकी से कुछ ना कुछ नया निकल कर सामने आता है और नया सीखने वालों को कुछ नया सीखने को मिलता है। इस गाने के साथ भी ऐसा ही कुछ है। इस गाने में रफ़ी साहब ने पहले अंतर में और दूसरे अंतर में जो मुर्खियाँ ली हैं, जो हरकतें की हैं, सुनने वाले को पता ही न चले कि वह हरकत कब की गई और कब सुनने वाला इसके सम्मोहन में बंध गया। इस गाने से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह है जिसका खुलासा संगीतकार प्यारेलाल जी ने अपने एक इंटरव्यू में किया था। रफ़ी साहब ने तो इस गाने के रिकॉर्डिंग के दौरान जब ये गाना गा दिया तो लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल जी ने एक ही टेक में गाना ओके कर दिया। आमतौर पर रफ़ी साहब के गाए हुए गाने एक ही टेक में ओके हो जाया करते थे, पर रफ़ी साहब पता नहीं क्यों संतुष्ट नहीं हुए थे। उन्हें लग रहा था कि इस गाने में कहीं कुछ कमी रह गई है। उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से कहा, मैं ये गाना फिर से रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल जी ने एक दूसरे को देखा, फिर कहा, रफ़ी साहब गाना तो आपने बहुत अच्छा गाया है, एकदम स्टिक गाया है, तो हमें तो नहीं लगता कि इसकी दोबारा रिकॉर्डिंग की ज़रूरत है। पर रफ़ी साहब ने कहा कि पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि कहीं कुछ छूट रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसे दोबारा रिकॉर्ड करना है। उस दिन तो स्टूडियो का शेड्यूल ही नहीं था, तो अगले दिन फिर से स्टूडियो बुक किया गया और अगले दिन यह गाना दोबारा रिकॉर्ड हुआ। और इस बार रफ़ी साहब ने जो किया उसे सुनकर लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल जी दोनों ही हैरान रह गए। अभी तक तो होठों पे था। दोस्तों इन्हीं सब घटनाओं से पता चलता है कि रफ़ी साहब का अपने काम के प्रति कितना समर्पण था और वह जब तक अपने खुद के गाए हुए गाने से संतुष्ट नहीं हो जाते थे तब तक वो उस गीत को खुद से अलग नहीं करते थे। इस गाने को गाकर रफ़ी साहब संतुष्ट नहीं हुए तो दोबारा रिकॉर्डिंग करवाई उन्होंने। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।